अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पीएमसी का सेकंड यूनिट। तो पीएमसी का सेकंड यूनिट हमारे पास है यूनिट नंबर 2, जिसे बोलते हैं हम लोग वर्क एंड एनर्जी। ठीक है बेटा। इसमें हमारी बुक पंजाब बुक का चैप्टर नंबर 4 शामिल है, लेकिन वो सारा शामिल नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क। वर्क भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, और अभी हम पहले पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स अगर समझना है तो ये जो मैं बात बेसिक बताने लगा हूँ वो देख लें। वर्क डन इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात समझ लेते हैं। एक बॉडी टुवर्ड्स राइट साइड पे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड राइट साइड पे, उस पर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ में। उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अगर फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो एंगल के सामने साइन कंपोनेंट बन जाएगा इसका, और नीचे कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हुआ? एफ कॉस ईटा। लिख लेंगे फिर डी इंटू एफ कॉस ईटा, एफ डी कॉस ईटा आ जाएगा। फिर यहाँ देखें एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर आ जाएगा, तो इसे एफ डॉट डी भी बोलते हैं। वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ से भी आ सकता है, एरिया अंडर एफ डी ग्राफ से भी आ सकता है। ठीक है बेटा। ये फार्मूला वैलिड तब होते हैं एफ डी कॉस एफ डॉट डी वाले, जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। अब बात करते हैं वर्क डन। हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन हमारे पास होता है पॉजिटिव एफ डी। कब होता है? जब इसे पॉजिटिव मैक्सिमम बोलते हैं। कब होता है? जब एंगल कितना हो? 0 डिग्री। किसके दरमियान? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलें, इसके बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, पहले यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। जगह कुछ खाली है। यूनिट्स हमारे पास हैं। इसके पहला यूनिट है जूल, यही इसका एसआई यूनिट है। दूसरा न्यूटन मीटर, फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके बेस यूनिट हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कैलोरी, जिसे 4.18 किलोग्राम जूल भी बोलते हैं। 6 पे है बेटा हमारे पास किलोवाट आर, उसे 3.6 मेगा जूल बोलते हैं। 7 पे बेटा हमारे पास है अर्ज, जिसे हम लोग 10⁻⁻7 जूल बोलते हैं। ये CGS में यूनिट है। इन सब के सवाल लगा देते हैं ताकि कन्वर्जन भी हो जाए। MCQ यहाँ से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस सारे देख लें बेटा, सारे इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बेटा कुछ आगे बात करते हैं। वर्क डन हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम भी होता है, माइनस एफ डी। कब? थीटा होता है 180 डिग्री। वर्क डन हमारे पास जीरो कब होता है? पॉजिटिव कब होता है? पहले देख लें। फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसमें जो जीरो के इक्वल और उससे बड़ा हो और 90 से छोटा हो। वर्क डन हमारे पास नेगेटिव कब होता है? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, जब हमारे पास एंगल 90 से बड़ा हो और 180 के इक्वल और उससे छोटा हो। वर्क डन हमारे पास जीरो कब होता है? पहला केस जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। दूसरा केस जब थीटा हमारे पास कितना हो? 90 डिग्री हो, बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है बेटा। एक MCQ देख लेते हैं। MCQ है बाय विच ऑफ फॉलोइंग फोर्स वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। पहली मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी सेंटीमीटर फोर्स, तीसरी सेंट्रल फोर्स, और डेल्टा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री होता है। सेंटीमीटर फोर्स में भी डिस्प्लेसमेंट और सेंटीमीटर फोर्स में 90 डिग्री होता है। तो आंसर हमेशा जीरो है वर्क डन का। एक और MCQ देखें। इफ अ चुड़ैल pushes a wall
देन ट्रेल का मतलब यहाँ पे लड़की है, देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों भला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मेरे स्टूडेंट्स तो समझ ही गए होंगे बात को। ओके जी, नेक्स्ट बेटा कहता है इफ एक हमारे पास एंगल बिटवीन कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसे मिटा दें ज़रा, नीचे लिख लेते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज जीरो, देन ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन एफ एंड डी। जो कि मैं बनाने लगूँ यहाँ पर, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स ले ली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ कांस्टेंट फोर्स है, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। इफ एंगल बिटवीन कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पीछे 0 डिग्री लिखना भूल गया हूँ, 0 डिग्री इज 0 डिग्री है, यहाँ लिख लें इज थीटा, देन ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी। यहाँ वर्टिकल एक्सिस में लेंगे एफ कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, अगेन स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। कांस्टेंट फोर्स की वजह से दोनों केसेस में देखें ग्राफ इज पैरेलल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इसमें भी और दूसरे वाले में भी ग्राफ इज पैरेलल टू क्या है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, ओके जी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। एमसीक्यू देखिएगा, एमसीक्यू है आप फोर्स ऑफ एफ वेक्टर दिया हो 5i + 6j - 4k न्यूटन एक्टेड ऑन अ बॉडी produces a displacement 6i + 5k cap meter, work done will be by force क्या होगा हमारे पास, पहली ऑप्शन 10 जूल, दूसरी ऑप्शन 18 जूल, तीसरी ऑप्शन 11 जूल, डेल्टा ऑप्शन 15 जूल। तो सोल्यूशन देख लें, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आएगा, एफ की वजह लिख लेंगे, डॉट डी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर आई वाली वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डॉट ऐसे लेते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, जे को जे से, के को के से, जे है ही नहीं, के से होगा, 5 6 30 होगा, -20 आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 10 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैं हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू पूछूंगा। इन फिगर बनाने लगूँ, देखें ज़रा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स वेक्टर यहाँ दे रहा हूँ बेटा आपको, और एंगल बना रहा है वाई एक्सिस का थीटा। तो कहता हूँ पहला सवाल ये है मेरा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लिख लें, ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा है, एफ टेन थीटा है, या डेल्टा, नन ऑफ दिस। तो फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, यानी यहाँ पे भी वर्टिकल एक्सिस पे भी ड्रॉ कर लिया और एक्स एक्सिस दोनों पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके बेटा। फिर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है, दूसरा ना बच जाएगा कोस। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है बेटा, एफ साइन थीटा यहाँ पर, तो इसलिए एफ साइन थीटा होगा। इसी में पूछूंगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन यही है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी साइन थीटा, एफ डी टेन थीटा, डेल्टा नॉन ऑफ दिस। तो बेटा अब पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, एफ डी साइन थीटा। इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला आएगा एफ डी साइन थीटा। जर्नल वो आपने वही याद रखना है, एफ डी कॉस थीटा वाला, सिर्फ इसी केस में ये आएगा। ये ठीक है बेटा, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखें ज़रा आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, क्योंकि एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा है वर्क डन के। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा वर्क डन का हमारे पास है कि एफ डी ग्राफ दिया हुआ है हमें ऑफ अ पार्टिकल
जो मूव कर रहा है along a straight line due to थोड़ा सा हैंग हो गया, वेट कीजिएगा, ड्यू टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, इज, ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ग्राफ में हमारे पास फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। पहले डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है, फिर यहाँ से इस ग्राफ को थोड़ा इंक्लाइंड ले जाएं। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, पहले कुछ इसको लेबल कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहाँ फोर्स लिख लिया। अब नंबरिंग कर लेते हैं इसको। फोर्स न्यूटन में दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है हमारे पास, किसमें, मीटर में है। देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है फोर्स में, यानी 1 न्यूटन 2 न्यूटन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे काट लें, ये हमारे पास ऊपर 1 है, उसके ऊपर क्या आएगा 1.5 आ जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आगे यहाँ पर 3 है। अब थोड़ा 2 से 3 इंक्लाइन कर लेते हैं। फोर्स यानी कि हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो अब वो कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालें। भाई काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन के इक्वल होगी, वर्क डन निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास कैसे आएगा, देखो ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम बनेगा। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल आएगी, वर्क डन क्या होगा हमारे पास, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अब वर्क डन निकालना है जी हम लोगों ने, बेसिकली दो चीज़ें बन रही है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर रेक्टेंगल आएगा, एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। भाई रेक्टेंगल के लिए बात करें अगर हम लोग, ट्रेपेजियम लिख लें ज़रा। रेक्टेंगल के लिए बात करें तो उसकी बेस कितनी थी 2 और हाइट कितनी है 1। ट्रेपेजियम की बात करें तो ए पैरेलल साइड का सम डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हाइट, पैरेलल साइड इज 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एच 1 आ जाएगा। 2 प्लस 1.25 कर लें तो 3.25 जूल आंसर आता है इसका। आप इसे रोक कर सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन में लिख दिए हैं साइड पर, तो बेटा देखें ज़रा इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फ़ा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि कुछ वर्क डन से रिलेटेड बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क डन बाय अ बॉडी कितना है हमारे पास, इज 100 जूल। देन कैलकुलेट द वर्क डन एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको रिलेशन कई मतलब बता चुका हूँ, ऑप्शन लिखने वाले 70 जूल, 100 जूल और 86 जूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 50 जूल कि वर्क डन और वर्क डन मैक्सिमम। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी कॉस थीटा। एफ डी चूँकि मैक्सिमम वर्क डन है, इसीलिए आप इसको वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। ये फार्मूला आप खुद भी बना सकते थे। वर्क डन मैक्सिमम 100 जूल दिया है, कॉज ऑफ 45 है। भाई 100 कॉस 45 अंडर 1/√2 भी होता है, या ये 0.7 भी होता है। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 70 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फा। आप टेबल की वैल्यूज को पॉइंट्स पे भी याद कर लें, बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारे पास कि अ मैन पुलिंग अ बैग विद फोर्स 15 न्यूटन एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हो प्लेन, इफ बैग कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर देन वर्क डन विल बी। ठीक है, देन वर्क डन बाय मैन इज। तो देखें वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, और पहले आप ऑप्शन लिख लें 75/√3 जूल, 25/√3, 10 × 3 एंड नन ऑफ दिस। सोल्यूशन है वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा।
ठीक है, एफ भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। हम लिख लें एफ 15 न्यूटन है, थीटा 30 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना हमारे पास 15, टी हमारे पास 10 और थीटा हमारे पास 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो आएगा 150/3/2, सॉल्व करेंगे 75/3 जूल आंसर आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एक एमसीक्यू और लिखिएगा, ये भी वर्क डन से ही रिलेटेड है जी बेटा, ठीक है। अब वर्क डन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है कि वो यहाँ तो एफ पूछेगा, यहाँ डी पूछेगा, यहाँ थीटा पूछेगा, यहाँ वर्क डन पूछेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ फोर्स इज 2x+3 न्यूटन acting on a body, on a particle, and particle displays from x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पर, from x is equal to 2 मीटर to 3 मीटर, देन वर्क डन निकालना है। और वर्क डन का फॉर्मूला तो तब ये एफ डी कॉस थीटा वाला तब अप्लाई होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो फोर्स पहले कांस्टेंट बनानी पड़ेगी, डिस्प्लेस फोर्स F1 निकाल लेते हैं पहले। F1 क्या है, 2 × 2 + 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, फिर 2 × 3 + 3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब आप एवरेज फोर्स निकाल लेंगे, अब आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज फोर्स निकाल लेंगे। एवरेज फोर्स कैसे आएगी, F1 + F2 / 2, 7 + 9 / 2, 7 + 9 / 2 कितना होता है, 16/2, तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास 8। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 - 2, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 जी बेटा, ठीक है। तो अब आप वर्क डन निकाल लेंगे तो आपने खुद कर लेना वो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल फोर्स क्या होती है। भाई मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स है। ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन ना कर लें इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे दूसरी होती है हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। क्या होती है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बेटा। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमारे पास होती है Fg इज इक्वल टू Gm1 m2, आप इसे कैपिटल M लिख लें, कैपिटल M स्मॉल m ओवर r²। माइनस हटा दें जी, अभी तो माइनस अभी हटा दें। तो आप देखें Gmm कांस्टेंट है, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता है Fg कम हो जाता है, तो फोर्स तो वेरिएबल हुई। इसमें इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, फिर kx, k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आप एक्सटेंशन बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है जी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पाथ है ए बी, हमारी बुक की एग्जांपल ले लेंगे। उसमें ए से बी आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हैं, ए से बी पर आते हुए फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। हमें ए से बी के दरमियान अगर वर्क डन निकालना है तो हम छोटे छोटे इंटरवल्स में निकालेंगे, उसको छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे ताकि फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट। फिर सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा वर्क डन ये आ जाएगा जो सामने लिखा हुआ है। कहता है कोई और मेथड नहीं है वर्क डन निकालने का, ये तो सिर्फ बहुत टाइम लग जाएगा। कहता है ना, एरिया अंडर एफ कोस थीटा एंड डी ग्राफ निकाल लें, जैसे कि मैं बनाने लगूँ यहाँ पर जी, ठीक है बेटा। हमारे पास यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। इसमें हम लोग फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम जो ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट में। चूंकि ऊपर जाते हुए ए से बी पर जाते हुए फोर्स डिक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए से बी डिस्प्लेसमेंट शो किया मैंने, ठीक है बेटा। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया ताकि रेक्टेंगल्स बन जाए। फिर तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो फार्मूला आएगा वर्क डन लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू 0 I2 = 1 to n है f फाई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। चलें यहीं से एक एमसीक्यू बना लेते हैं कि अगर मैं आपको वैल्यूज़ दे देता यहाँ पर, मैं अगर आपको वैल्यूज़ दे देता किसकी बेटा, मैं कह देता कि
ये जो ए की वैल्यू है ये 1 है और बी की 5 है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बेटा हमारे पास पहले केस में लिख लें आप, पहले केस में 10 लिख लें यहाँ पे और ऊपर लिख लें बेटा 12 और न्यूटन में है एफ कॉस थीटा। देन बेटा आप वर्क डन निकाल लें। तो आप कहेंगे सर आपने बताया ही नहीं, तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है बेटा हमारे पास, देखें ज़रा, लाइन लगा दी मैंने। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5 - 1 4, 22/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई 4 जो कि 44 जूल आता है। जी बेटा ठीक है, क्लियर हो गया। तो परेशान नहीं होना ग्राफ की शेप को देखकर, आप खुद से ग्राफ को इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बन रहा है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लिया। ठीक है बेटा, तो नियर बाय आंसर आपका आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ 10 किलोग्राम मैस मूव along x-axis, its acceleration as a function of its position। ठीक है बेटा, तो पोजीशन हमारे पास की क्या होगी, इज शोन इन डायग्राम। देख लें जरा, वर्क डन टोटल फाइंड करना है बाय फोर्स एज मैस मूव। ये ज़रा फिर से आज ना ज़रा नेट का इशू चल रहा है, तो ये कुछ हैंग हो रहा है, तो ज़रा देखिएगा। मैंने x = 0 है हमारे पास और फिर x = क्या है 8 सेंटीमीटर। ग्राफ बना लिया a और x में। a और x में अगर ग्राफ बनाए बेटा हम लोग, ये देखें ज़रा, ग्राफ बना लिया और a और x में मैंने a ले रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्केल में और x ले रहा हूँ सेंटीमीटर में। वो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिया है, स्केल में लिया, और ये सेंटीमीटर में लिया है। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन लेने बेटा हम लोग, ये हमने इसको एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए क्या किया, नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। जी बेटा ठीक है, ये 20 है हमारे पास। ठीक है, नीचे 2 4 6 8 लिख लिया। तो जो बेटा हमारे पास आएगा वर्क डन आएगा, वर्क डन हमारे पास होगा एफ डी, एरिया अंडर द ग्राफ से आएगा, यहां पे आएगा एरिया अंडर ग्राफ हाफ बेस इंटू हाइट बनेगा। बेस बड़ी हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है 8 और हाइट कितनी है 20। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे ये 80 आया, लेकिन 80 पता क्या है, ए एक्स की वैल्यू, ए इंटू एक्स की वैल्यू, हमारा ये वर्क डन नहीं आया बेटा। ठीक है, और दोनों के यूनिट लगा दिए, सेंटी 10 - 2 -2 10 - 4 हो गया। तो देखें ज़रा वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, एम ए एक्स, एम की वैल्यू कितनी है 10 और ए एक्स क्या है 80 × 10 - 4, जो कि सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 × 10 - 2 जूल। तो यहाँ पर फोर्स देखो वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया, तो 2 क्वेश्चन हो गए वेरिएबल फोर्स के आपके। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं तीसरी तरह की टाइप है जो वर्क डन की, वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में, ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में। वो बेटा हमारे पास क्या है, देखिए बेटा, जब बॉडी मूव करती है अलोंग द फील्ड, देन हाइट डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वर्क डन क्या होता है बेटा बताओ, पॉजिटिव बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। थीटा कितना होगा, 0 होगा बिटवीन एफ जी एंड डी। अब बात करते हैं
if object move against gravitational field देन बेटा जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, देन जो हाइट होगी बेटा हमारे पास वो इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, बट वर्क डन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव बाय ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। तो थीटा 180 डिग्री है बिटवीन एफ जी और डी, वेक्टर का साइन डाल दें यहां भी और वहां भी। ले जी, समझ आई बात की कुछ आप लोगों को। अब हम बात करते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखिएगा या कंजर्वेटिव फील्ड कह दे वो, दो पॉइंट्स याद रखने हैं। वर्क डन इज independent of path followed और दूसरा वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या है, 0। ये बात याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जरा इससे रिलेटेड। पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं ये देख लें, ये भी एमसीक्यू में आता होता है, लेकिन आप लिख लें एफ जी, एफ ई और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। तो चलें फिर एक हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, कोमा लगा लें दरमियान में इसके। फिर कहता है एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहली है टेंशन इन दी स्ट्रिंग, दूसरी ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स, डेल्टा है नन। मैंने बोला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहले ढूंढे इनमें से कौन सी, नॉट पूछा वैसे तो नॉन कंजर्वेटिव, टेंशन वाली भी नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल भी नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं पूछा है मैंने आपसे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, वर्क डन का लास्ट एमसीक्यू है बेटा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा मैं यहां पर एक पाथ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। हम सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा मैं, देखें जरा कैसे, ये आप पहले देख लें, मैं बना लूं जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, ठीक है। ऊपर से भी यानी क्वार्टर सर्कल रह जाएगा आपके सामने, देखें जरा, सर्कल का चौथा हिस्सा रह गया बस। अब इस हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल का पार्ट है, तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, मैं इस रेडियस को आर कह देता हूं और ये 1 मीटर है। अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पर आए, बी से कहां पर चली जाए, सी पर चली जाए, तो वर्क डन ए बी सी निकालें। अगर मास ऑफ बॉडी हमारे पास हो 10 किलोग्राम, तो बेटा देखें अभी तो पढ़ाया मैंने कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, पाथ फॉलोड। क्या ख्याल है ना। तो आप जो सा मर्जी पाथ फॉलो कर लें, एपीसी नाथ पर फॉलो करें, मैं ए से स्ट्रेट आगे जाता हूं, इसे डी कह देता हूं और डी से सी पर आ गया हूं। तो देखिए जरा, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग मूव करते हैं तो वेट और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया, 90। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ए से डी तक हमारे पास वर्क डन है ही 0। तो वर्क डन ए बी सी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं,
इज इक्वल टू है वर्क डन ए डी सी। तो अगर आपने वर्क डन ए बी सी निकालना है तो वर्क डन ए डी सी निकाल लें। वर्क डन ए बी सी हमारे पास क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी। ए डी के लिए क्या होगा 0 और डी सी के लिए क्या होगा, वो आएगा प्लस एम जी आर, क्योंकि हाइट अब आर होगी। एम क्या है 10, जी क्या है 10, आर भी कितना है हमारे पास 1, तो आंसर कितना आएगा 100 जूल अप्रोक्सीमेटली।